हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले ड्रग्स की फार्माकोलॉजी स्टार्ट की हुई थी और आज उसी में ही हमारा एक टॉपिक है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। हमने रिसेप्टर्स काफ़ी टाइप के पढ़ लिए थे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, आयन गेटेड, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, तमाम के तमाम रिसेप्टर्स हमने कवर किए हुए हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस रिसेप्टर से रिलेटेड हमें जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए, पहले मैं वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। हमें ये पता होना चाहिए कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते क्या हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि टाइप्स कितनी होती हैं, कितने कितने टाइप्स के ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरा, हमें इन्हीं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की नेचर पता होनी चाहिए। नेचर का मतलब ये है कि ये कौन से हैं, आयन गेटेड है, जीपीसीआर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, इंट्रासेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, कौन से रिसेप्टर्स हैं, हमें इनकी ये नेचर पता होनी चाहिए। चौथी चीज़, हमें इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि यार इनकी लोकेशन कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर ये मौजूद है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चौथी जो पांचवी चीज़ है, हमें थोड़ा बहुत हमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा ना, तब तक हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को सही नहीं पढ़ सकते। लास्ट और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एसिटाइल कोलिन के फंक्शंस पता होने चाहिए। एसिटाइल कोलिन के फंक्शंस, अगर हमें एसिटाइल कोलिन के फंक्शंस नहीं पता तो हम इन रिसेप्टर्स को सही तरीके से नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले हमें एसिटाइल कोलिन के फंक्शंस पता होने चाहिए, क्योंकि ये फंक्शंस, इसी वजह से हमें ये रिसेप्टर्स पढ़ने में आसानी होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ना कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते क्या है। ऐसे रिसेप्टर्स जो द रिसेप्टर्स विच इज ओनली सेंसिटिव टू एसिटाइल कोलिन इज नोन एज कोलिनर्जिक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक शोई कारक, कोलिनर्जिक, कोली कहते हैं एसिटाइल कोलिन से निकला, कोलिनर्जिक, कोलिन निकला एसिटाइल कोलिन से। ऐसे रिसेप्टर्स जिन पे एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करे और वो एसिटाइल कोलिन अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, ऐसे रिसेप्टर्स को हम कहते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। देखिए, हमारी पूरी की पूरी बॉडी ना ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। अब ब्रेन जो है ना, हमारे ब्रेन डिफरेंट ऑर्गन्स को मैसेज पहुंचाता है और मैसेज पहुंचाने के बाद अपना वहाँ से काम करवाता है। अब ब्रेन लिवर को कैसे मैसेज पहुंचाएगा कि लिवर तुमने ये काम करना है। ब्रेन कैसे किडनी को मैसेज पहुंचाता है कि किडनी तुमने सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करनी है, तुमने यूरिन बनवाना है, तुमने ब्लड फिल्टर करवाना है। ब्रेन कैसे हार्ट को मैसेज पहुंचाता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तुमने ब्लड को पंप करना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना है। ये तमाम के तमाम मैसेज कैसे पहुंचाता है ब्रेन, क्योंकि उसने ऑर्गन से काम करवाना तो है ना। अब ब्रेन मैसेज पहुंचाता है एक न्यूरॉन्स के ज़रिए, और वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं उन्हीं ऑर्गन्स के ऊपर। फिर उन्हीं ऑर्गन्स के सेल्स के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं और वो न्यूरोट्रांसमीटर जाके उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर ना हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक एसिटाइल कोलिन होता है, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन होता है, सेरोटोनिन होता है, डोपामिन होता है, ठीक है ना, ग्लूटामेट होता है, गाबा होता है। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब एसिटाइल कोलिन जाके जिन रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है उसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन या एड्रीनालिन, नोरेड्रीनालिन जाके जिन रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। इसी तरह डोपामिन जाके जिन रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं उनको हम कहते हैं डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स। चूँकि आज हमने एसिटाइल कोलिन वाला पढ़ना है कि एसिटाइल कोलिन जाके किसी ख़ास रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, अपना एक्शन देगा जो उसने देना है। उसके बाद एसिटाइल कोलिन अपना जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद अपना एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। उम्मीद है आपको जो पहला वाला पॉइंट है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको चंद इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं। किसके रिसेप्टर्स हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपको पता है ना, एक हमारे पास सिंपैथेटिक आता है और एक हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक आता है, और एंटेरिक भी आता है लेकिन उसको हम इंक्लूड नहीं करते। पैरासिम्पैथेटिक आता है, यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में जितने भी काम होते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट में हम जितने भी काम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हमारा दिल नॉर्मल स्पीड से धड़क रहा है, हम नॉर्मल स्पीड से सांस ले रहे हैं,
हमारी जो GIT ट्रैक है वो नॉर्मल स्पीड से अपना एक्शन परफॉर्म कर रही है, हमारा सलाइवा नॉर्मल स्पीड से रिलीज हो रहा है, हमारा पसीना नॉर्मल स्पीड से रिलीज हो रहा है। ये तमाम की तमाम चीज़ें एसिटाइलकोलिन कंट्रोल कर रहा है। और एसिटाइलकोलिन तभी कंट्रोल करेगा जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होने के बाद जाकर कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा। इसी तरह हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके भी जितने इंपॉर्टेंट काम है, जितने भी इंपॉर्टेंट काम है, जो हमें डर लगता है, हमारे जो आई कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, यूरिन हमारे जो ब्लडर है वो जो है ना डायलेट कर जाता है, हमारी जो हार्ट स्पीड है वो तेज़ हो जाती है, हमें जब डर लग रहा होता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें भी जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं उससे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और एसिटाइलकोलिन ये तमाम की तमाम चीज़ें वो कंट्रोल करता है। उम्मीद है तो इसीलिए आज का वो जो रिसेप्टर्स वाला टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या है कि ये हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, हमें फंक्शंस जो मैंने आपको बताया एसिटाइलकोलिन्स के पता होने चाहिए। एसिटाइलकोलिन का फंक्शंस मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले ये जो हमारा हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट को कम करता है, सबसे पहली चीज़ ये करता है। उसके बाद हमारे स्वेट ग्लैंड्स भी इसी के कंट्रोल में होते हैं। हमारा जो GIT होता है, हमारे GIT के अंदर आपको पता है हमारे पास स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स आ जाता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें, इसकी जो गेस्ट्रीशन होती है, इसकी जो सिक्रीशन होती है, वो तमाम की तमाम भी एसिटाइलकोलिन के अंडर होती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको अभी 2 सेकंड बाद बताता हूँ कि मैं आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें क्यों बता रहा हूँ इस रिसेप्टर्स वाले लेक्चर में। हालांकि मुझे सिर्फ और सिर्फ रिसेप्टर्स पे फोकस करना चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर भी ये फंक्शंस बता रहा हूँ क्योंकि आगे हमने ड्रग्स पढ़नी होती है। मिसाल के तौर पे अगर हमने ऐसी दवाई पढ़नी है जो हमारे जाके हार्ट बीट को स्लो करे, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में मौजूद है, इंजेक्शन मौजूद है, जब हमारे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, AV नोड ओवर एक्साइटमेंट शो कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर टाइम ब्लड प्रेशर हाई रहता है और हमारे दिल के हमारे हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा होते हैं। तो हम जो दवाई देते हैं ना, वो दवाई कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे आके बाइंड करती है और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे आके बाइंड करने के बाद हार्ट रेट को स्लो कर देती है। स्पेसिफिकली M2 कोलिनर्जिक रिसेप्टर, तो मस्क्यूरिन रिसेप्टर्स होता है, उस पे जाके बाइंड करती है और बाइंड करने के बाद हार्ट रेट स्लो कर देती है। इसी तरह हमारे पास जो मैदे की दवाइयाँ, मैदे की दवाई हम चाहते हैं कि मैदे के अंदर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो गया है, गैस्ट्रिक जूस कम रिलीज़ हो, तो गैस्ट्रिक जूस कम रिलीज़ होने के लिए भी हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। अब एसिटाइलकोलिन अगर रिलीज़ नहीं होता किसी सूरत में, तो हम बाहर से जो दवाइयाँ देते हैं वो जाने के बाद जो हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उन पे बाइंड करते हैं और उन पे बाइंड करने के बाद हमारे पास जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को कम कर देते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पे हमें आंखों की बीमारी हो गई है, ग्लाइकोमा, जिसके अंदर आंखों के अंदर जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम बाहर से आई ड्रॉप्स देते हैं। वो आई ड्रॉप्स क्या काम करते हैं, वो आंखों के अंदर जाते हैं और आंखों के अंदर जाने के बाद एक स्पेसिफिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ बाइंड करते हैं और बाइंड करने के बाद इंट्राओकुलर प्रेशर कम कर देते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, हमारा दिल हो गया है, हमारा दिमाग हो गया है, हमारे लंग्स हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, हमारे जितने भी क्रूशियल ऑर्गन हैं उनकी जितनी भी बीमारियां होती हैं ना, उनको ठीक करने के लिए हम जो भी दवाइयां देते हैं वो तमाम की तमाम दवाइयां जाके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करती हैं। ये बात ज़रूर याद रखना। ये बात भी याद रखें, जितनी 60% तकरीबन तमाम की तमाम ड्रग्स, 60% तमाम की तमाम ड्रग्स जाके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करती हैं, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा ये हमारे स्वेट ग्लैंड्स में भी होता है, उसके अलावा ये हमारे स्लाइवा ग्लैंड्स में की सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स को भी कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हम नॉर्मल सांस ले पाते हैं। ये तमाम की, इसके अलावा ये हमारे यूरिनरी ब्लडर को भी कंट्रोल करता है। ये तमाम के तमाम हमारे पास एसिटाइलकोलिन के फंक्शन है। एसिटाइलकोलिन ये फंक्शन तभी परफॉर्म करता है जब वो जाकर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है और कोलिनर्जिक रिसेप्टर अपना रिस्पॉन्स शो करती है। ये तमाम की तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ हमने पढ़ लिया है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते क्या हैं। ऐसे रिसेप्टर जो एसिटाइलकोलिन पे सेंसिटिव हो, एसिटाइलकोलिन वहाँ पे आके बाइंड करे और बाइंड करने के बाद ये तमाम के तमाम फंक्शंस परफॉर्म करे। पहला वाली चीज़ हमने पढ़ ली और दूसरी वाली चीज़ हमने पढ़ ली एसिटाइलकोलिन के फंक्शंस। अब हम आते हैं दरमियान वाली चीज़ों की तरफ। हमने पढ़ लिया कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं और हमने ये भी पढ़ लिया कि एसिटाइलकोलिन के फंक्शंस क्या होते हैं और जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो कब देते हैं और वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स की तरफ कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं। असल में कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के मेन 2 ही टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास होता है निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर्स,
दूसरा हमारे पास इसकी सब टाइप होती है जिसका नाम है मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर, मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर। अब इसको निकोटिनिक रिसेप्टर का नाम क्यों दिया गया है और इसको मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर्स का नाम क्यों दिया गया है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये वाले रिसेप्टर्स सिर्फ एसिटाइल कोलिन से एक्टिव नहीं होते, उसके अलावा अगर एक और केमिकल है जिसका नाम है निकोटीन, अगर वो भी आ जाता है तो वो भी इसी सेम रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद सेम रिस्पांस देगा। यानी ये वाला रिसेप्टर निकोटीन का भी एगोनिस्ट है, इसीलिए इसको निकोटिनिक रिसेप्टर्स का नाम दिया गया है। और इसको मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर्स का नाम इसलिए दिया गया है कि अगर एसिटाइल कोलिन के अलावा एक और केमिकल है मस्क्यूरिन, अगर वो मस्क्यूरिन आके इसी रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाते हैं तो ये मस्क्यूरिन यही वाले रिसेप्टर्स दोबारा सेम ही वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड करने के बाद उसने परफॉर्म करने थे, इसीलिए इनको ये वाले नाम दिए गए हैं। अब हमारे पास जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है निकोटिनिक रिसेप्टर ऑन न्यूरॉन्स, एक हमारे पास होता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एन रिसेप्टर, एम रिसेप्टर। दोबारा समझे, पहले पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की दो टाइप्स थी, एक का नाम था निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, एक का नाम था मस्क्यूरिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब इसको निकोटिनिक क्यों कहा गया? क्योंकि ये सिर्फ कोलिनर्जिक के साथ बाइंड करने के बाद अपने फंक्शन नहीं देता, एक और केमिकल है जिसका नाम है निकोटीन, अगर वो भी आ जाती है, जिसे नॉर्मली हम भंग भी कहते हैं, वो भी आ जाती है तो वो भी इन्हीं रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद यही एक्शन परफॉर्म करेगी जो कोलिनर्जिक ने एसिटाइल कोलिन ने परफॉर्म करना था। इसी तरह हमारे पास मस्क्यूरिनिक है, मस्क्यूरिनिक को मस्क्यूरिनिक इसीलिए कहा जाता है कि ये एसिटाइल कोलिन के अलावा जो मस्क्यूरिन आ जाएगी उसी के साथ बाइंड करने के बाद सेम एक्शन परफॉर्म करेगी जो एसिटाइल कोलिन से बाइंड करने के बाद करती थी। अब मैंने आपको बताया कि निकोटिनिक के दो मेन सब डिवीजन है, एक है निकोटिनिक ऑन न्यूरॉन्स, निकोटिनिक रिसेप्टर ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहां तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसी तरह जो मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं इसकी 5 सब डिवीजन होती है, एक होती है M1, एक होती है M2, एक होती है M3 और एक होती है M4 और लास्ट में हमारे पास होती है M5। हम सिर्फ M1, M2 और M3 पढ़ते हैं, उसकी वजह यह है क्योंकि यही हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और हमें इनके फंक्शंस विदाउट एनी डाउट हमें तमाम के तमाम इसके फंक्शंस पता है। M4 और M5 हमारे पास ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और हमें इनकी इतनी ज़्यादा वायरिंग होती है, ये इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट हुए होते हैं कि हमें डाउट पड़ जाता है कि यार ये वाकई यही वाला फंक्शन परफॉर्म करती होगी या नहीं। बस हम कह देते हैं कि यार ये M4 और M5 सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एसिटाइल कोलिन के जितने काम होते हैं ना, हम कहते हैं ये वो परफॉर्म करती है। यानी एसिटाइल कोलिन हमारी मेमोरी बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जितनी भी चीज़ें हमें याद रहती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमें एसिटाइल कोलिन की वजह से याद रहती है। हमारा जो बिहेवियर होता है थोड़ा बहुत वो भी बनाता है, असल में डोपामीन और सेरोटोनिन बनाते हैं लेकिन थोड़ा बहुत ये भी बनाता है। इसके अलावा हमारे पास जो एनाल्जेसिया का काम होता है, जो हमारा दर्द रिड्यूस करने के लिए ब्रेन कुछ केमिकल रिलीज करता है, वो भी एसिटाइल कोलिन की वजह से होता है। तो हम कहते हैं कि एसिटाइल कोलिन आके M4 और M5 रिसेप्टर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ बाइंड करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बाइंड करने के बाद ये 3 एक्शन परफॉर्म करते हैं। N क्या काम करता है और NM क्या काम करता है? आपको पता है कि निकोटिनिक नाम ही शो कर रहा है NN मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास न्यूरॉन्स पे होता है। कहाँ पे होता है? न्यूरॉन्स पे होता है। हमने 3 चीज़ें पढ़नी थी, हमने पढ़ना था कोलिनर्जिक रिसेप्टर, वो पढ़ लिया, टाइप्स पढ़नी थी, वो पढ़ लिया, कितनी टाइप्स में इसको डिवाइड किया हुआ। अब हमने पढ़ना है इनकी लोकेशन कि ये कहाँ कहाँ पर होते हैं। पहली चीज़ न्यूरोमस्कुलर, जो हमारे पास न्यूरॉन्स पे होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स और न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन्स में असल में होते क्या हैं? ये न्यूरॉन्स में होते हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के अंदर। किस चीज़ के अंदर होते हैं? ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। हमें पता है ना कि हमारे पास मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 हिस्सों में, एक हमारे पास होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक हमारे पास होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया होता है, फिर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और जो हमारे पास जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे पास सिंगल एक ही होता है जो स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, ये हमें पता है। अब हमारे पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें फ़र्क क्या होता है? इसमें फ़र्क ये होता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में से जो तारें निकल रही होती है यानी नर्व, कुछ तारें ऐसी होती हैं जो ज़रा सी निकल के बाद टूट जाती हैं
और फिर एक और तार निकलती है और वो जाती है मसल के ऊपर या ऑर्गन के ऊपर और अपना एक्शन परफॉर्म करती है। इसी तरह एक और तार निकलती है जो शुरू में थोड़ी सी लंबी होती है, यानी एक न्यूरॉन निकलता है, उसके बाद एक और न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है और वो जाता है ऑर्गन्स के ऊपर और अपना एक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन एक और सेम तार निकलती है जो एक ही सिंगल होती है और वो ऑर्गन के पास जाती है और अपना एक्शन परफॉर्म करती है। ये 3 बातें याद रखनी है। हमारे पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, इसमें 2 न्यूरॉन्स होते हैं, ये याद रखना है। इसमें कितने न्यूरॉन्स होते हैं? 2 न्यूरॉन्स। और हमारे पास जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, यानी जो हमारे कंट्रोल में है, उसमें सिर्फ एक न्यूरॉन होता है। एक न्यूरॉन होता है और वो डायरेक्ट जाके ऑर्गन पे बाइंड करता है और अपना एक्शन परफॉर्म करता है, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। अब हमारे पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, मैंने आपको बताया इसमें कितने न्यूरॉन होते हैं? 2। पहले वाला न्यूरॉन को हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन या प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और दूसरे वाले को हम कहते हैं पोस्ट, इसको हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक। ये हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले में डिटेल से बताया हुआ है। इसको हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और अगले को हम प्री गैंग्लियोन या पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कहते हैं। यानी मैं आपको सिंपल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास ऑटोनॉमिक में 2 किस्म के होते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक, और दोनों 2-2 न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। जिसमें जो पहला वाला प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो छोटा हो और दूसरा वाला बड़ा हो, वो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। और जिसमें पहला वाला बड़ा हो दूसरा वाला छोटा हो, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ये बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन दोनों के बीच में हमारे पास गैंग्लिया आता है। क्या आता है? गैंग्लिया आता है। हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, दोनों के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है और वो एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद अगले न्यूरॉन्स को मैसेज पहुंचाता है और न्यूरॉन अपने ऑर्गन्स के ऊपर अपने एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ज़रा खुद सोचिए, अगर यहाँ पर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ना होते तो ये न्यूरॉन्स मैसेज रिलीज कर भी देता, तो क्या ख्याल है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जितने भी काम है वो हो पाते? बिल्कुल ना हो पाते। यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज ना करता गैंग्लिया के ऊपर, और गैंग्लिया के ऊपर एन न्यूरॉन ना होते, यानी एन निकोटिनिक रिसेप्टर ना होते, तो क्या ख्याल है आगे न्यूरॉन्स में मैसेज जा पाता? नहीं जा पाता। अगर अगले न्यूरॉन में मैसेज ना जा पाता, यानी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर में, तो क्या ख्याल है अपने मसल्स एक्शन जो जिस जगह पे ये आगे इंटरवेट इनरवेट कर रहा है वो अपने एक्शन परफॉर्म कर पाते? बिल्कुल ना कर पाते। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ये मौजूद होता है न्यूरॉन्स के ऊपर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर, और दूसरा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर काफ़ी जगह पे मौजूद होता है और अपने वही एक्शन परफॉर्म करता है, मेमोरी भी बनवाता है, बिहेवियर भी, एनाल्जीजिया वाले काम करता है। हमारे पास जो निकोटिनिक रिसेप्टर और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये हमारे पास स्पेसिफिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के उधर, यानी हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स के करीब मौजूद होता है। स्केलेटल मसल्स में ये मौजूद होता है। हमें पता है ना कि हमने हाथ मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, हमारे ब्रेन से मैसेज जाएगा, ब्रेन मैसेज जाने के बाद वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होगा। फिर हमें पता है कि मसल्स के ऊपर एक न्यूरॉन होता है जो मैसेज को कंडक्ट करता है। उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियमाइंस रिलीज़ होंगे और कैल्शियमाइन रिलीज़ होने के बाद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो जाएगा। ये हमें पता है। ये तमाम का तमाम जो हमें मसल्स की कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन है, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, यानी क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं, वो तमाम के तमाम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की वजह से बनाते हैं। और कोलिनर्जिक रिसेप्टर के किस रिसेप्टर की वजह से? एन-एम रिसेप्टर की वजह से। अगर एन-एम रिसेप्टर वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे तो हमारे पास स्केलेटल मसल्स की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए हमारे पास जो मस्कुलर स्पैज़म हो जाते हैं, यानी हमारे स्केलेटल मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें दर्द होता है, उसकी वजह ये होती है कि निकोटिनिक रिसेप्टर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होने लग जाते हैं, या तो कैल्शियमाइंस की वजह से होता है। तो हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो दवाइयाँ जाके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करती हैं। कौन से वाले कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे? एन-एम पे। और एन-एम पे बाइंड करने के बाद मसल्स को रिलैक्स करवाती हैं, और जिन्हें मसल रिलैक्सेशन दवाइयाँ भी कहा जाता है, या मसल रिलैक्सेंट दवाइयाँ। और उसके बाद बंदा जो है ना नॉर्मल फील करता है। अब हम आते हैं मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स। मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स में हम देखते हैं M1 कहाँ पे मौजूद है। M1 हमारे पास उसी तरह ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के अंदर एक मौजूद होता है, और दूसरा ये हमारे पास काफ़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गए हैं जिनसे सिक्रीशन निकलती है, जैसे स्लाइवा ग्लैंड हो गए हैं, ये यहाँ पे मौजूद होती है, जैसे हमारे पास जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए हैं, ये तमाम के तमाम गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये तमाम के तमाम ग्लैंड्स के ऊपर M1 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। M2 रिसेप्टर स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया था कि ये हार्ट पे मौजूद, और उसके अलावा ये ब्लड वेसल्स पे मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स पे और हार्ट पे मौजूद होते हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। M3 रिसेप्टर काफ़ी जगह पे, ये M3 रिसेप्टर हमारे पास CNS में भी मौजूद होता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा ये स्मूथ मसल्स पे होता है, यानी हमारे किडनीज़ के ऊपर, लिवर के ऊपर, लंग्स के ऊपर, स्टमक के ऊपर, जितने भी हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं ना,
तमाम के तमाम स्मूथ मसल्स के ऊपर M3 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और अपने अपने एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। इसी तरह ये यूरेथ्रा ब्लैडर के ऊपर मैंने आपको बताया ना कि ब्लैडर भी तो स्मूथ मसल है, उसके अंदर डेक्टोरस मसल्स होता है जो हमारे ब्लैडर को कंट्रोल करता है, कितना रिलैक्स हो रहा है, कितना जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर से रिलेटेड था कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कितनी है, लोकेशंस कितनी है। लास्ट हमारे पास बच गया कि उनकी नेचर क्या है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर, हमारे पास जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं ना, ये लाइगेंड गेटेड होते हैं। क्या कौन से होते हैं? लाइगेंड गेटेड। लाइगेंड गेटेड का क्या मतलब है कि जैसे ही निकोटीन या एसिटाइल कोलिन आके इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, ये सोडियम आयंस का फ्लो करवाते हैं, यानी सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा सेल्स के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर, जिस चीज़ के अंदर आने होते हैं आ जाते हैं, और न्यूरॉन्स के अंदर आने के बाद क्विक एक्शन परफॉर्म करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देते हैं। ये वेरी फास्ट चैनल्स होते हैं। कौन से चैनल होते हैं? फास्ट चैनल होते हैं। और ये तकरीबन 0.1 मिली सेकेंड से लेकर 10 माइक्रोसेकेंड तक ओपन होते हैं और क्विक एक्शन कर परफॉर्म करवाने के बाद दोबारा क्लोज हो जाते हैं और दोबारा क्लोज होने के बाद अपना एक्शन खत्म कर देते हैं। जबकि हमारे पास मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर जो होते हैं, ये GPCR होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब हमारे पास GPCR आपको पता है ना कि स्लो होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब GPCR भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक जी स्टिमुलेटरी और GQ प्रोटीन वाले होते हैं और एक जी इनहिबिटरी वाले होते हैं। अब हमारे पास जो M1, M3 और M5 यानी पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव इनहिबिटरी रोल प्ले करता है, अगला वाला फिर स्टिमुलेटरी, अगला वाला दोबारा इनहिबिटरी और अगला वाला फिर स्टिमुलेटरी रोल प्ले करता है। हमारे पास जो M1 होता है ये जाके GQ प्रोटीन को एक्टिवेट कराता है, M3 भी GQ प्रोटीन को, क्योंकि जो स्टिमुलेटरी है, और M5 भी GQ प्रोटीन को एक्टिव कराता है। आपको पता है ना कि अगर GQ प्रोटीन एक्टिव हो जाती है वो क्या काम करती है? वो हमारे पास GQ प्रोटीन अगर एक्टिव हो जाती है ना, वो जाके IP3 और डैग पाथवे को फॉलो करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयंस रिलीज़ होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और कैल्शियम आयंस रिलीज़ होने के बाद मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। ये काम करते हैं GQ प्रोटीन। तो GQ प्रोटीन यहाँ पे जब भी आएगी वो क्या काम करेगी? स्वेट ग्लैंड्स के मसल्स को एक्टिव करा देगी, सलाइवा के ग्लैंड को, मसल के एक्टिव को, गैस्ट्रिक ग्लैंड को, हमारे पास CNS के स्मूथ मसल्स को, ब्लैडर को, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अपनी सिक्रीशन रिलीज करेंगे। जबकि हमारे पास जो जी इनहिबिटरी होती है ये पोटेशियम आयंस को रिलीज करवाती है, और पोटेशियम आयंस रिलीज करवाने के बाद इनका जो अपना एक्शन होता है वो स्लो हो जाता है, यानी एक्शन पोटेंशियल स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट रेट स्लो हो जाता है, या और उसके अलावा हमारे जो स्मूथ मसल जो ब्लड की वेसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और हार्ट का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये तमाम की तमाम हमारे पास इनसे रिलेटेड थी कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं और कैसे कैसे एक्शन परफॉर्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।